आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, यानी 1848 में लिबरल्स ने जिन रिवॉल्यूशंस को किया था हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स and workers in many European countries in the year 1848, a new revolution led by educated middle classes was underway. ठीक है, तो जो 1848 का जो ईयर था उसमें क्या हो रहा था भाई कि पीजेंट्स जो थे, यानी जो किसान थे, जो वर्कर्स थे, वो बहुत सारे एक तरह से कहे तो बैड सिचुएशंस को सफर कर रहे थे। जिसमें क्या था भाई, तो अनएम्प्लॉयमेंट था, यानी बेरोजगारी फैला हुआ था, पुवर्टी था, ठीक है, और साथ ही फूड शॉर्टेज से जो था, मतलब फूड शॉर्टेज जो था, ये सारे एक मेजर प्रॉब्लम्स लोगों के बीच आ चुके थे। और इसमें सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा था, तो पीजेंट्स और वर्कर्स। तो भाई अब लोग सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे वो लोग सफर कर रहे थे, काफी उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे, यानी एक तरह से कहे तो अपने विरोध को प्रदर्शित कर रहे थे। तो एक तरफ क्या हो रहा था कि पीजेंट्स और वर्कर्स रिवॉल्ट कर रहे थे, और उसी के साथ यानी उसी के पैरेलली एक और मूवमेंट हो रहा था, एक और सेक्शन जो था पॉपुलेशन का वो भी मूवमेंट कर रहा था। और वो सेक्शन कौन सा था, तो वो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के जो मेंबर्स थे, यानी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे वो लोग भी एक रिवॉल्यूशन कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स ऑफ February 1848 in France had brought about the abdication of monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. तो हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, हमने जो पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि भाई फ्रांस में फरवरी 1848 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, लोगों ने रिवॉल्ट किया था, ठीक है। तो उसी के एक बार फिर से हम लोग आउटकम को रिकॉल करते। तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों ने विरोध किया था, वो पेरिस की सड़कों पर उतर गए थे, तो जिसकी वजह से जो लुइस फिलिप थे, यानी जो फ्रांस के मोनार्क थे उस समय, उनको उनकी पोजीशन से रिमूव कर दिया गया था, यानी मोनार्क का जो पोजीशन मिला था लुइस फिलिप को उससे हटा दिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि फ्रांस में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया था। मींस रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है, रिपब्लिक के पहले प्रिंसिपल को समझना है। तो रिपब्लिक में क्या होता है कि अगर देश का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गवर्नमेंट को रन करेगा, जो व्यक्ति गवर्नमेंट को रन करेगा, जो व्यक्ति फ्रांस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालेगा, वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा। मींस कि जो फ्रांस के लोग होंगे, यानी जो फ्रेंच पीपल होंगे, उस व्यक्ति को इलेक्ट करेंगे, यानी इलेक्शंस के थ्रू उस रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। और जब वो व्यक्ति अगर इलेक्शन जीत जाएगा तब उसे पावर दिया जाएगा। तो एक तरह से क्या हुआ, यहाँ पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया गया, और जिसमें जो ये इलेक्शंस हो रहे थे उनमें सभी मेन जो थे फ्रांस के, ठीक है, जितने भी एक तरह से कह सकते हैं मेल पर्सन थे, उन सभी को वोट देने का अधिकार मिल चुका था। जो मेन 21 ईयर्स के अबव थे, एक तरह से कहें तो जितने भी अडल्ट मेन थे, ठीक है, फ्रांस के जितने भी अडल्ट मेन थे, उन्हें इलेक्शंस में राइट टू वोट का अधिकार मिल चुका था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यही कुछ आउटकम था किसका, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1848 में। अब आगे बढ़ते हैं। In other parts of Europe where independent nations did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. ठीक है, बात को समझना। अभी तो हमने क्या चीज को डिस्कस किया, तो वही फ्रांस के केस को डिस्कस किया। अब हम उन रीजंस की बात करेंगे जहां पर अभी तक वो जो उन रीजंस के बारे में बात करेंगे, उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जो अभी तक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनकर नहीं उभरे थे। मींस अभी भी उन टेरिटरीज पर, उन क्षेत्रों पर किसी का पावर होता था, ठीक है। तो वो रीजंस कौन थे, मेनली हम किन रीजंस के को फोकस करने वाले हैं, तो वो है जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। तो यहां पर जो लिबरल मिडिल क्लासेस थे, यानी जो लिबरल मिडिल क्लास के जो मेंबर्स थे, मेन और विमेन, यानी महिला और पुरुष दोनों ने अपने एक तरह से कहें तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड रखा, एक तरह से कहें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड रखा, और वो था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। नाम बहुत लंबा है,
एक बार इसे तोड़कर समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो भाई इनका डिमांड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। समझना है कि इनका पहला डिमांड था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो, ठीक है, मींस एक संविधान बने जो कि सभी लोगों का, यानी जो भी कॉमन पीपल हैं, उनके राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और साथ ही जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट बनेगा, जो गवर्नमेंट रन करेगा, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा, वो भी उस गवर्नमेंट को भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गाइड करे, ताकि गवर्नमेंट का जो नेचर है वो ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, मींस गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करने लगे और लोगों के राइट्स को ओवरलैप ना कर सके। तो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करने के लिए ये लोग चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो और सभी का अधिकार जो है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करे। तो कुछ इस तरह का ये लोग डिजायर रखते थे। दूसरा क्या है? नेशनल यूनिफिकेशन। नेशनल यूनिफिकेशन यानी ये लोग चाहते थे कि जो लोग हैं, जो अब लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो एक ही नेशनल बाउंड्री के अंदर रहें यूनिटी के साथ, ठीक है, यानी यूनिफाइड होकर, एकजुट होकर एक ही नेशनल बाउंड्री के अंदर रहें। तो अगर इनके हम इन दोनों डिमांड्स को कोरिलेट करें तो हमें यह पता चलेगा कि ये लोग एक ऐसा नेशन स्टेट चाहते थे जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हो जो कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, साथ ही गवर्नमेंट को भी गाइड करे, और साथ ही जो सिटीजन्स हो मतलब उस नेशन स्टेट के, वो यूनिटी के साथ यूनिफाइड होकर उस टेरिटरी में रहें। तो ओवरऑल इस तरह का ये लोग डिजायर रखते थे। तो अब समझना है कि इस डिमांड को ये लोग कैसे फुलफिल करना चाहते थे, अब वो समझना है। They took advantage of the growing popular unrest to push their demand of creation of nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association। देखिए अभी यूरोप में क्या था? एक पॉपुलर अनरेस्ट था, मींस लोगों में बार बार, एक तरह से कहें तो लोगों के बीच बार बार लोग जो थे वो बार बार क्या कर रहे थे? रिवॉल्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हो रहा था भाई? इन लिबरल्स को पता था कि जो अभी यूरोप के लोग जो हैं, मोस्टली जो लोग हैं, वो अभी बहुत ही नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम से सफर करना पड़ रहा है, इसलिए तो वो बार बार रिवॉल्ट कर रहे हैं। और रिवॉल्ट करने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो उनके टेरिटरी में गवर्नमेंट है, वो उससे खुश नहीं है, इसलिए तो वो बार बार अब विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो लिबरल्स तो समझ रहे हैं कि भाई लोग नाखुश हैं, इसलिए बार बार रिवॉल्ट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को लिबरल्स ने एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में लिया, ठीक है, पॉजिटिव वे में लिया। उन लोगों ने इस सिचुएशन को एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी माना। उन लोगों ने सोचा कि भाई लोग तो रिवॉल्ट कर ही रहे, क्यों ना इस समय लोगों के बीच हम नेशन स्टेट का जो आइडिया है उसको स्प्रेड करें, ठीक है। नेशन स्टेट का जो आइडिया, एक राष्ट्र बनाने का जो मतलब डिजायर है इन लोगों का, उसको क्यों ना हम लोगों के बीच में अब स्प्रेड करें, क्योंकि लोग तो इधर अपने गवर्नमेंट से बहुत ही नाराज थे, तो लोग अब क्या चाहेंगे? अब नई दिशा में जाना चाहेंगे। तो इस तरह से लिबरल्स ने इसे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी समझा और अपने इस डिमांड को, ये नेशन स्टेट का जो स्थापना हो, एक राष्ट्र का स्थापना हो, ये जो डिमांड था उसको लोगों के बीच में लेकर आए। और एक तरह से इन लोगों ने ये भी लोगों को क्लैरिफाई किया कि ये जो नेशन स्टेट का जो स्थापना होगा, यानी जो राष्ट्र बनेगा, वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगा, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगा, तो क्या पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स ये लोग जो थे वो लोगों के बीच में ला रहे थे, वो भी देखना है। अ कॉन्स्टिट्यूशन मींस एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा इस नेशन स्टेट में, जो नेशन स्टेट बनेगा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो कि लोगों के राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा क्या है भाई? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये हुआ कि लोग जो हैं अब वो फ्री हैं अपने व्यूज, अपने आइडियाज को सोसाइटी में पब्लिकली एक्सप्रेस करने को। वो आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सब के थ्रू अपने आइडिया, उनका जो आइडिया है, उनका जो माइंडसेट है, उसको वो सोशली लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी लोग जो हैं वो अब मिलकर एकजुट होकर संगठन बना सकते हैं, एक एसोसिएशन बना सकते हैं। तो एक जो नेशन स्टेट बनेगा उसमें इस तरह के लोगों को छूट मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो इस तरह के जो प्रिंसिपल्स लोगों के बीच में लाए गए, एक तरह से कहें तो ये सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, ठीक है। लोगों को अट्रैक्ट करने का एक नया इन लोगों ने तरीका अपनाया कि भाई लोगों को इतने सारे फ्रीडम्स नेशन स्टेट में मिलेंगे,
इस तरह का ये लोग क्या किए, व्यू लेकर लोगों के बीच में आए। ठीक है, तो लोगों को क्या कर रहे थे, इस तरह से ये लोग नेशन स्टेट के आइडिया की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है ताकि हम अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सके कि भाई और एक और अच्छे तरीके से, मतलब एक प्रोफाउंड वे में हम जो भी लिबरल्स के जो डिमांड्स थे, स्ट्रैटेजीज जो थे, उसको प्रैक्टिकली समझ पाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमें जर्मन स्टेट का मिला है, तो ध्यान से समझना है। ठीक है, in the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals। ठीक है, पहले लाइन को समझना है कि जर्मन रीजन जो था, जो जर्मन स्टेट्स थे, वहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, मतलब बहुत सारे संगठन थे। लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, बहुत सारे संगठन थे, जिसके मेंबर्स कौन थे, जिसके सदस्य कौन थे भाई, तो मिडिल क्लास पीपल थे। मिडिल क्लास पीपल थे, जिसमें कि कौन कौन थे भाई, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिशियन, एक तरह से कहे तो रिच आर्टिशियन। तो समझना एक बार फिर से कि जर्मन स्टेट जो था, वहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, बहुत सारे संगठन थे, जिसके मेंबर कौन थे, मिडिल क्लास पीपल थे, जो कि मोस्टली क्या होते थे, प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे, आर्टिशियंस, रिच आर्टिशियंस हुआ करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। So they came together in city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly। अब आपको समझना है, तो ये जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जर्मन स्टेट में ऑल ओवर, ये लोगों ने क्या किया भाई, ये लोग फ्रैंकफर्ट जो कि एक सिटी था, वहां पर एकजुट हुए, वहां पर आकर मिले और फैसला लिया, डिसाइड किया कि ऑल जर्मन नेशनल असेंबली जो कि एक पॉलिटिकल बॉडी था, उसके लिए ये लोग वोट करेंगे, यानी वोट करके ये जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली है उसको सत्ता में लाएंगे, यानी पावर में लाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 18 मई 1848 831 elected representative marched in a festive procession to take their places in Frankfurt Parliament Convent in Church of St. Paul। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, इन लोगों ने वोट दिया, जो यहाँ पर मिडिल क्लास पीपल थे उन लोगों ने वोट दिया, और 831 पीपल जो थे, जो लोग थे, वो लोग प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए, यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के तौर पर 831 पीपल चुने गए। और 18 मई को एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया, एक समारोह आयोजित किया गया, कहां, सेंट पॉल चर्च में, जहां पर जो ये 831 डेलीगेट्स थे, 831 डेलीगेट्स जो थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, उन लोगों ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला, उन लोगों ने अपने पोजीशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला। तो कुछ इस तरह से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते कि भाई फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट किस तरह का रोल जर्मन स्टेट में प्ले करा था, वो समझते हैं। They drafted a constitution for German nation to be headed by monarchy subject to parliament। देखिए, तो जो डेलीगेट्स थे, जो भी मेंबर्स, जो भी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में चुने गए थे, उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, एक तरह से कहें तो संविधान को उन लोगों ने बनाया। और ये लोग चाहते थे कि जर्मन नेशन जो है, यानी जो जर्मन नेशन है, वो उस पर एक मोनार्क का ही रूल हो। ठीक है, एक मोनार्क ही रूल करे, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ जर्मन या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था उसके अधीन राजा रहे, यानी राजा तो राज करेगा जर्मन स्टेट पर, बट जो भी गाइडेंस, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, जर्मन पार्लियामेंट यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है जो बनाएगा, जो भी फॉर्मुलेट करेगा लॉज एंड रेगुलेशंस, उसके आधार पर राजा जो है वो जर्मन स्टेट पर रूल करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का माइंडसेट लेकर ये लोग चल रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। तो हुआ क्या
कि जो डेलीगेट्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ये लोग कुछ इन टर्म्स और कंडीशंस पर, यानी राजा जो है अंडर द गाइडेंस ऑफ, यानी मोनार्क जो है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मन स्टेट पर रूल करे, इस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जब ये किसके पास गए, फ्रेडरिक विल्हेम फोर जो कि प्रूशिया के किंग थे, उनको फ्रांस की राजगद्दी सौंपनी चाहिए, तो क्या किया फ्रेडरिक विल्हेम फोर ने कि रिजेक्ट कर दिया। जो प्रपोजल जो रख रहे थे डेलीगेट्स, जो रख रहे थे पार्लियामेंट के, इस प्रपोजल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि भाई एक राजा का, यानी एक जो मोनार्क का जो ऑटोक्रेटिक पावर होता है, निरंकुश पावर जो होता है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, उसको तो ये कम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, राजा जो है वो एक पार्लियामेंट के अधीन है, पार्लियामेंट के अंडर में उसे काम करना है। तो इस वजह से जो प्रूशिया के किंग थे फ्रेडरिक विलियम फोर, उन्होंने इस प्रपोजल को खारिज कर दिया, मींस उसे रिजेक्ट कर दिया, और उन राजाओं के साथ जाकर मिल गए, मतलब उन मोनार्क्स के साथ जाकर मिल गए जो कि ओपोज कर रहे थे किसको, इस असेंबली को ओपोज कर रहे थे, जो पार्लियामेंट जो बना था उसको ओपोज कर रहे थे, मतलब जो राजा कर रहे थे उनके साथ ये जो प्रूशिया के किंग थे वो भी जाकर मिल गए। ठीक है, while the opposition of aristocracy and military became strong, the social basis of parliament eroded। देखिए क्या हो रहा है भाई, राजा लोग जो थे, जो मोनार्क्स की जो एक कम्युनिटी थी, वो भी इस असेंबली के अगेंस्ट था। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स यानी लैंड ओनिंग कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे, लैंड ओनिंग कम्युनिटी के जो मेंबर थे वो भी इस पार्लियामेंट के अगेंस्ट हो गए, और मिलिट्री यानी जो सेना था वो भी इस, क्या कहते हैं, जो मिलिट्री का अपना जो एक ग्रुप था भाई, वो लोग भी इस असेंबली के अगेंस्ट थे। तो आप देख सकती हो कि एक सोशल बेसिस पे बहुत सारे कम्युनिटीज जो थे, बहुत सारे जो कम्युनिटीज थे वो इस पार्लियामेंट के अगेंस्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से विरोध जो था पार्लियामेंट के प्रति वो बढ़ रहा था, तो जिसकी वजह से जो सामाजिक रूप से ये पार्लियामेंट जो था वो कमजोर हो गया था। ठीक है, जो पार्लियामेंट का बेस था वो कमजोर हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। The parliament was dominated by the middle classes who resisted the demand of worker and artisans and consequently lost their support। तो क्या हुआ कि भाई ये जो पार्लियामेंट बना था उसमें मेजरली कौन थे, मोस्टली अगर कहें तो कौन थे जिनका प्रभाव ज्यादा था, तो भाई मिडिल क्लास पीपल थे। तो इन लोगों ने क्या किया था कि वर्कर्स यानी जो मजदूर थे, जो आर्टिशियंस थे यानी जो कलाकार थे, जो ज्यादा मतलब रिच नहीं थे, उनके डिमांड्स को, ठीक है, इनकी भी कुछ मांगे थी, जो वर्कर्स थे, आर्टिशियंस थे, इनकी भी कुछ मांगे थी, बट इन लोगों ने क्या किया, ये जो मिडिल क्लास पीपल थे जो कि मेजरली पार्लियामेंट में थे, इन लोगों ने इनके नीड्स को यानी एक तरह से कहें तो इनके डिमांड्स को इग्नोर किया था, वैल्यू नहीं दिया था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई डिसकंटेंट ग्रो कर गया। ठीक है, जो वर्कर्स थे और जो आर्टिशियंस थे वो नाखुश हो गए इस पार्लियामेंट से। तो एक कारण ये भी बना कि इन्हें सपोर्ट नहीं मिला, ये जो मिडिल क्लास था, जो पार्लियामेंट था, उन्हें वर्कर्स और आर्टिशियन का भी सपोर्ट नहीं मिला था। तो कुछ इस वजह से जो पार्लियामेंट था वो कमजोर हो गया था। अब क्या हुआ फाइनली भाई, वो देखते हैं। In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband। तो लास्ट में भाई फाइनली क्या किया गया कि बहुत सारे तो पहले ही कम्युनिटी इसके अगेंस्ट थे, इस असेंबली को अपोज कर रहे थे, तो क्या किया गया कि एक सेना की टुकड़ी को बुलाया गया, यानी सैनिकों को बुलाया गया, और इस असेंबली को यानी जो पार्लियामेंट बना था उसको जबरदस्ती डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, मतलब एक तरह से कहें तो इसे डिसबैंड कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The issue of extending political rights to women was controversial one within the liberal movements in which large number of women had participated actively over the years। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे भाई वुमेन्स के बारे में, जो वुमेन की एक कम्युनिटी थी उस समय, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता था कि सबसे बड़ा उस समय का मुद्दा जो था कि वुमेन को, जो महिलाएं हैं, उनको पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि राइट टू वोट, ये सब जो कुछ राइट्स है उसका अधिकार दिया जाए या नहीं।
और जब भी ये मुद्दा उठता था, जब भी ये इशू को रेज किया जाता था, तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बन जाता था, मींस बहुत ही ज्यादा इसमें विवाद होने लगते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए इसमें यह भी बताया गया है कि इस तरह से अगर हम बात करें कि भाई पॉलिटिकल राइट्स, क्योंकि अभी तक अगर हम देख रहे हैं कि भाई रिवॉल्ट्स हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बट अभी तक किसके फेवर में हो रहा है? सब कुछ मेल्स के फेवर में हो रहा था। फीमेल में अभी तक फीमेल्स को क्या किया गया था? इग्नोर किया गया था। अब भाई वुमेन के हम रोल की बात करते हैं कि वुमेन उस टाइम किस तरह का रोल प्ले कर रही थी। तो जो लिबरल मूवमेंट्स उस समय जो हो रहा था, उसमें वुमेन जो थी, काफी मात्रा में जो विमेन थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, वो काफी सक्रिय होकर इन सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। Women had formed their own political associations, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstrations. So women जो थी उस समय वो क्या की भाई, अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया उन लोगों ने, मतलब वुमेन ने साथ मिलकर एकजुट होकर अपना एक संगठन बनाया। अखबारें भी उन लोगों ने, न्यूज़पेपर्स भी उन लोगों ने खोजा, और साथ ही जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होते थे, ठीक है, जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हुआ करते थे और जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ करते थे, मतलब जो प्रदर्शन वगैरह हुआ करता था, उन सारी चीजों में वुमेन ने काफी सिंसियरली पार्टिसिपेट किया। ठीक है, काफी सिंसियरली अटेंटिवली इन वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, मगर कहीं ना कहीं वुमेन्स के साथ भेदभाव हो जा रहा था। देखिए कैसे हो रहा था, अभी पता चलेगा। पहले यहां पर समझ लेते फेमिनिस्ट के बारे में। फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो कि वुमेन के राइट्स को फेवर करते हैं, यानी एक तरह से कहें तो वुमेन के सपोर्ट में खड़े होते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि सोशली, पॉलिटिकली, ठीक है, और पर्सनली कहें तो जो वुमेन है उनको इज्जत, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए और उनको भी वैल्यू दिया जाए सोसाइटी में। तो कुछ इस तरह से फेमिनिस्ट का एक माइंडसेट होता है कि भाई वुमेन्स के साथ भी, जो वुमेन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का ना हो। ठीक है, तो फेमिनिस्ट वैसे लोग होते हैं जो कि वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहते हैं कि भाई पॉलिटिकली भी, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी किसी भी तरह का, इन तीनों सेक्टर्स में वुमेन के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो जेंडर को लेकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Despite this, they were denied suffrage right during elections of the assembly। देखिए वुमेन्स इतना बड़ा योगदान दे रही थी, एक्टिवली, सिंसियरली हर कुछ में पार्टिसिपेट कर रही थी, बट फिर भी उनके साथ क्या किया जा रहा था? भेदभाव किया जा रहा था, क्योंकि उन्हें अभी तक सफरेज जो होता है, यानी राइट टू वोट का जो अधिकार होता है, उन्हें नहीं दिया गया था। किस लिए? और साथ ही इलेक्शंस जो हुए थे असेंबली के, उसमें भी इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। ठीक है, तो एक तरह से क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन था। उस समय जो एक वुमेन का जो वैल्यू, मतलब एक तरह से क्या, तो वुमेन को उस समय उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, तो वो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन होता था उसको लोग उतना वैल्यू नहीं देते थे, महत्व नहीं देते थे। इस वजह से उन्हें असेंबली में वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, जबकि उन लोगों ने, जो वुमेन थी, वो लोग कितना सिंसियरली सब कुछ लिबरल मूवमेंट्स के थ्रू कर रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। When the Frankfurt Parliament convened in Church of St. Paul, women were admitted only as observer to stand in visitors gallery। देखिए यहाँ पर हमें वुमेन की पोजीशन के बारे में पता चलेगा कि सोसाइटी में उस समय यूरोप में वुमेन को कितना वैल्यू दिया जाता था, उन्हें कितना रिस्पेक्ट किया जाता था। देखिए पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो बना था, तो उसका एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था सेंट पॉल चर्च में। ठीक है, यानी एक तरह से समारोह हुआ था, और वुमेन को कहां पर जगह मिला था वो भी देखिए।
women were admitted only as observer to stand in gallery, मतलब women को केवल एक तरह से कहें तो दर्शक बनकर देखने की अनुमति मिली थी, और वो भी कहां, तो खड़े होकर गैलरी में। एक बार पिक्चर से क्लियर किया जाए। देखिए ये गैलरी था, ठीक है, ये सेंट पॉल चर्च है, चर्च का पिक्चर है जहां पर ये गैलरी था, और आप देख सकते हैं यहां पर कुछ लोग हैं। तो वुमेन जो जितनी थी, वुमेन का जो कम्युनिटी था, जो महिलाएं थी, उन्हें यहां पर खड़े होकर दर्शक के रूप में केवल अनुमति मिली थी इस सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए। मतलब वुमेन जो थी इस सेरेमनी में केवल दर्शक के रूप में थी, और उन्हें खड़ा रखा गया था, बैठने भी नहीं दिया गया था, ठीक है। सो इससे आपको पता चल रहा है कि उस समय वुमेन्स का कितना वैल्यू था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. देखिए, अभी हमने देखा था कि पार्लियामेंट जो बना था उसे जो मोनार्क्स थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, ये सब डिसबैंड करने में सक्सीड कर गए थे। यानी 1848 में जो लिबरल मूवमेंट्स हो रहे थे, वो जो कंजर्वेटिव पावर था, यानी जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करता था, फेवर करता था, ये जो इस तरह का जो माइंडसेट रखने वाले लोग थे, वो अभी तक लिबरल मूवमेंट्स जो हो रहे थे उसको क्या कर दे रहे थे, एक तरह से कहें तो उसे सप्रेस कर दे रहे थे, सप्रेस करने में सक्सीड कर जा रहे थे, ठीक है। यानी लिबरल मूवमेंट्स को एक तरह से रोकने में वो लोग सक्सीड कर जा रहे थे, बट उन्हें कहीं ना कहीं ये फील हो चुका था कि पहले जो सिस्टम था, जो पहले की जो व्यवस्था थी, जिसमें जो मोनार्क्स होते थे या जो एरिस्टोक्रेट्स वगैरह होते थे, वो लोग एक ऑटोक्रेटिक पावर को इंजॉय करते थे, तो वो जो पहले का जो सिस्टम था उसे वो फिर से अब नहीं ला सकते हैं। मींस अब उस सिस्टम को उसके पावर को फिर से रिस्टोर अब नहीं कर सकते हैं। और साथ ही आगे देखते हैं, monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. तो भाई अब मोनार्क्स जो थे, जो राजा थे, उन्हें ये समझ में आ रहा था कि भाई अगर इन रिवॉल्यूशंस को रोकना है, ये जो बार बार रिवॉल्ट्स हो रहे हैं और हमें बार बार इसे रिप्रेस करना पड़ रहा है, यानी दबाना पड़ रहा है, इसका जो ये साइकिल है, जो एक चक्र हो गया है कि रिवॉल्ट हो रहे हैं, राजा सप्रेस कर रहा है, तो इस तरह का जो साइकिल एक क्रिएट हो गया था, अगर इसे रोकना है तो भाई जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं उनकी कुछ मांगों को पूरा किया जाए, उन्हें कुछ कंसेशन दिया जाए, यानी कुछ छूट, कुछ रियायतें उन्हें दी जाए। क्योंकि देखिए अभी तक वो लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस कर पा रहे थे, तो जरूरी तो नहीं है कि वो हर बार सक्सीड कर जाएं, यानी हर बार लिबरल जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो लिबरलिस्ट जो मूवमेंट कर रहे हैं उसको रोक पाए, ठीक है। तो एक तरह से अपने राजगद्दी को बचाने के लिए मोनार्क्स ने कुछ इस तरह का दिमाग लगाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Hence, in the years of after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. So क्या हुआ कि जो 1848 के बाद का जो ईयर था, ठीक है, वहां पर जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, यानी निरंकुश शासक थे, जिनका पावर बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, मोनार्कीज ने क्या किया कि सेंट्रल जो मोनार्क थे, यानी जो राजा थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, वो लोग कुछ चेंजेस लाने लगे, ठीक है। कुछ चेंजेस को अपने एरियाज में उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करने लगे। और ये चेंजेस कैसे थे, जो कि वेस्टर्न यूरोप में, जो वेस्टर्न पार्ट था यूरोप का, वहां पर पहले ही हो चुका था, वो भी कब, 1815 से पहले। तो भाई कैसे चेंजेस थे वो भी देखते हैं। Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg Dominion and in Russia. भाई सर्फडम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि जो पीजेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें एज अ सर्वेंट के तौर पर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और
बॉन्डेड लेबर मीन्स बंधुआ मजदूरी, मतलब एक वर्कर को क्या बना दिया जाता था, बंदी बना दिया जाता था और उसे फोर्स किया जाता था कि वो लेबर प्रोवाइड करे, वो भी मिनिमम वेजेस पर। ठीक है, तो ये जो एविल्स थे, जो सोशल एविल्स थे, सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को मोनार्क जो थे हैब्सबर्ग एम्पायर के और रशिया के जो मोनार्क थे, इन दोनों को क्या क्या एबॉलिश कर दिए, यानी इन दोनों को खत्म कर दिया लोगों के बीच से। तो इस तरह से मोनार्क क्या कर रहे थे, लोगों को थोड़ा खुश कर रहे थे ताकि जो उनका इज्जत है, जो उनका रिस्पेक्ट है, जो इनॉर्मस पावर है, वो बच जाए। ठीक है, तो ये एक तरह से अपनी सेफ्टी के लिए ही कर रहे थे, ये लोगों के लिए नहीं कर रहे थे, ये वेलफेयर का कोई काम नहीं था, बट ये अपने आप को बचाना चाह रहे थे। और इन रिटर्न में क्या हो जा रहा था कि लोगों को भी थोड़ा इसका फायदा हो जा रहा था। और साथ ही The Habsburg ruler granted more autonomy to the Hungarians in 1867। तो हैब्सबर्ग के जो रूलर थे उन लोगों ने कुछ रियायतें, कुछ ऑटोनोमी हंगरियंस यानी जो हंगरी के पीपल थे उन्हें दिया 1867 में। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो आइडिया ऑफ लिबरलिज्म जो है और जो नेशनलिज्म है वो कंजर्वेटिज्म से काफी अब क्या हो चुका था, पावरफुल हो चुका था। तो इस वजह से जो मोनार्क्स थे वो काफी अब डर चुके थे। भाई उन्हें डर था कि जो मेरा इनॉर्मस पावर है, जो मेरा ऑटोक्रेटिक पावर है, जो एक अच्छा पोजीशन है मेरा, वो सब कहीं ना छिन जाए। ठीक है, तो एक तरह से देख सकते हैं कि जो नेशन स्टेट का आइडिया था, ठीक है, वो अब काफी स्ट्रांग होकर उभर रहा था। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको असाइनमेंट में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।